साल 2018। लखनऊ के बाहरी इलाके में एक पुराना मकान था। ना कोई इस मकान को खरीदना चाहता था, ना ही कोई उसके पास से गुजरना चाहता था। लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, काली हवेली। कहा जाता था कि उस मकान के पीछे बने एक छोटे से कमरे में जो भी रात बिताता था, वो अगली सुबह कभी नहीं मिलता था। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ भूत है, और कुछ कहते थे कि कोई सीरियल किलर। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। पिछले 12 साल में उस जगह से 7 लोग गायब हो चुके थे। पुलिस ने कई बार जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, और आखिरकार केस को बंद कर दिया गया। लेकिन एक इंसान था जिसे ये बात चैन से नहीं बैठने दे रही थी। विवेक राठौर, एक प्राइवेट डिटेक्टिव। उसकी पहचान ऐसे मामलों के सुलझाने की थी जिन्हें पुलिस असंभव मान चुकी होती थी। एक दिन उसके ऑफिस में एक बूढ़ा आदमी आया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर, और जेब में एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में था एक लड़का, उम्र लगभग 20 साल। ये मेरा बेटा है, बूढ़े आदमी ने कहा। कि 3 साल पहले वो उस काली हवेली के छोटे से कमरे में गया था, और फिर कभी वापस नहीं आया। विवेक ने तस्वीर देखी। फिर बूढ़े ने एक और चीज मेज पर रखी, एक डायरी। बेटा, ये डायरी उसी की है। विवेक ने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर केवल एक लाइन लिखी थी, अगर रात 2:17 के बाद दरवाजे पर दस्तक हो तो दरवाजा मत खोलना। और बस उसके बाद पूरी डायरी खाली। यही से विवेक के दिन सबसे बढ़ चुके थे। अगली रात वो उस मकान पर पहुंच गया। चारों तरफ जोरों से बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। पुराना मकान अंधेरे में किसी राक्षस जैसा लग रहा था। मुख्य दरवाजा आधा खुला था, जैसे वो विवेक का ही इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी बदबू महसूस हुई। सीलन, पुरानी लकड़ी, और और कुछ ऐसा जिसकी विवेक पहचान नहीं कर पा रहा था। जैसे कोई चीज बहुत समय से सड़ रही हो। उसने पूरे मकान की तलाशी की। सब सामान्य था। फिर वह पीछे बने कमरे तक पहुंचा। बिल्कुल काला स्याह कमरा, छोटा सा, एक खिड़की, एक कुर्सी, और एक पुराना पलंग। बस यही था उस कमरे में। कमरे की दीवारों पर खरोचों के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने नाखूनों से पूरी दीवार को कुरेद दिया हो। विवेक ने टॉर्च की रोशनी डाली। दीवार पर लिखा था, यहाँ मत रुकना। दूसरी तरफ लिखा था, वो दरवाजे के पीछे नहीं है। और तीसरी तरफ, वह तुम्हारे पीछे खड़ा है। विवेक मुस्कुराया। किसी ने डराने के लिए लिखा होगा, उसने खुद से कहा। उसने कैमरा लगाया और रिकॉर्डिंग चालू की। और अब रात थी, कमरे में बिताने की। रात के 12 बज रहे थे। शब शांत। 1 बजे तक कुछ नहीं हुआ। 1:45 पर अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। सांस धुलने से लगने लगी। लेकिन बाहर तो जून की गर्मी थी। विवेक को अब हल्का सा डर लगने लगा। तभी खिड़की पर किसी ने उंगली फेरी। आवाज इतनी साफ थी कि विवेक का खून जम गया। वो दौड़कर खिड़की तक पहुंचा। बाहर कोई नहीं था। जब वो वापस मुड़ा तो खिड़की अपनी जगह से हट चुकी थी। अब वह कमरों के बिल्कुल बीचों बीच रखी थी। विवेक का दिल बहुत तेज से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। जरूर यहाँ कोई अंदर आ चुका है, उसने मन ही मन सोचा। रात के 2:10 पर कमरे में बिल्कुल सन्नाटा, और हर वक्त अंधेरा। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ठक ठक, 2 बार। विवेक की नजर घड़ी पर गई। रात के 2:16 डायरी की आखिरी लाइन याद आई। अगर 2:17 पर दस्तक हो तो दरवाजा मत खोलना। और ठीक 2:17 पर ठक ठक ठक, 3 बार दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक धीमी थी, लेकिन बेहद स्पष्ट थी। और फिर एक महिला की आवाज आई, दरवाजा खोलिए, कृपया दरवाजा खोलिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। यह एक बिल्कुल चल चुका था, क्योंकि उसने मकान पर प्रवेश करते समय देखा था कि मकान पर कोई भी नहीं था। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। आवाज वापस से आई, और फिर आवाज बंद हो गई। अब वो आवाज बिल्कुल एक बूढ़े आदमी जैसी थी, और फिर एक बच्चे जैसे।
और फिर विवेक को खुद की ही आवाज़ में दरवाज़ा सुनाई दिया। विवेक, दरवाज़ा खोलो। उसके पूरे शरीर में से गंध दौड़ गई। तभी विवेक के कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। विवेक ने देखा, कैमरा उसी कमरे को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन स्क्रीन में एक समस्या थी। उसमें विवेक अकेला नहीं था। विवेक के पीछे कोई खड़ा था, एक लंबा काला इंसान जिसका चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में था। विवेक तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर वह स्क्रीन की तरफ देखने लगा और उसका दिल बिल्कुल रुकने वाला हो गया, क्योंकि स्क्रीन वाला काला आदमी अब उसके और करीब आ चुका था। लेकिन कमरे में अभी भी कोई नहीं था। अचानक से कैमरा बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था और उसी समय कोई विवेक की कान के पास फुसफुसाया, तुमने मुझे देख लिया है विवेक, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तुमने मुझे देख लिया है। ये फुसफुसाहट विवेक के कानों के बिल्कुल पास से आई थी। उसका पूरा शरीर जैसे बर्फ गल चुका था। वह बीच मेरी गद्दी से पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। सिर्फ अंधेरा, घना, दम घुटने वाला अंधेरा। अचानक से कैमरा दोबारा चालू हो गया। स्क्रीन से मिलाई। विवेक ने देखा, स्क्रीन में वही कमरा दिख रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। स्क्रीन पर समय दिख रहा था 2:17, लेकिन उसकी घड़ी में तो 2:18 हो चुके थे। विवेक को लगा कैमरा हैंग हुआ, लेकिन फिर स्क्रीन पर मौजूद विवेक हिलने लगा, जबकि विवेक टोसली में बिल्कुल स्थिर खड़ा था। और तभी स्क्रीन वाले विवेक ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वो एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानों की हो ही नहीं सकती थी। विवेक के हाथ से कैमरा लगभग गिर गया और स्क्रीन अचानक से ब्लैक हो गई। और फिर स्क्रीन पर एक सेंटेंस आया, नीचे देखो। कमरे का फर्श, पुरानी लकड़ी और कुछ खास नहीं, लेकिन अब उसे एक बात समझ आ चुकी थी कि पलंग के नीचे धूल नहीं थी, जैसे किसी ने हाल ही में पलंग को घिसकाया हो। उसने पलंग को हटाया। लकड़ी के नीचे एक ढक्कन बना हुआ था, जैसे कोई गुप्त तहखाना हो। विवेक ने टॉर्च निकाली, ढक्कन खोला और उसे एक सीढ़ियाँ दिखाई दी। मानो ऐसा लग रहा था कि वो सीढ़ियाँ जमीन के बहुत अंदर तक जा रही हो। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वहां से तुरंत भाग जाता, लेकिन विवेक ठहरा है जासूस। डर से ज्यादा उसे सच की भूख थी। वो नीचे उतरने लगा, एक एक करके। उन 37 सीढ़ियाँ थी, उसने गिनी थी। नीचे पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि हवा बदल चुकी है। यहाँ ईलन नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंड थी, मानो ये जगह बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हो। टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ी और फिर विवेक रुक गया। दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें टंगी थी, पुरानी, पीली पड़ चुकी। उसने पहली तस्वीर उठाई। उसमें एक आदमी था, पीछे तारीख लिखी थी 1994। दूसरी तस्वीर 1998। तीसरी तस्वीर 2003। और फिर अचानक उसे एक चेहरा पहचान नहीं आया। वही लड़का जिसकी तस्वीर लेकर बूढ़ा आदमी ऑफिस में आया था, लेकिन तस्वीर के पीछे जो लिखा था उसको पढ़कर विवेक का गला सूख गया। अगला रक्षक। विवेक ने गांव की तस्वीरों में देखा, हर तस्वीर के पीछे यही लिखा था, अगला रक्षक, अगला रक्षक और अगला रक्षक। जैसे हर गायब होने वाला इंसान किसी चीज का उत्तराधिकारी बनता जा रहा हो। और तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, ढप ढप ढप, जैसे धीरे धीरे कोई विवेक की तरफ आ रहा हो। विवेक ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक से सारी आवाजें बंद हो गई और फिर उसने देखा, सामने दीवार पर एक दरवाजा बना हुआ था, पुराने लोहे की चादर, जंग लगी है और उस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह अंदर नहीं है, वह बाहर निकलना चाहता है। विवेक को पहली बार लगा कि शायद वो सीरियल किलिंग का मामला नहीं,
उसने दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर सिर्फ एक मेज़ था और उस मेज़ पर रखी थी एक मोटी डायरी। पहला पन्ना, साल 1991। डायरी एक पुलिस ऑफिसर की थी, इंस्पेक्टर रघुवीर प्रसाद। विवेक पढ़ने लगा। मैंने मैंने सोचा था कि ये एक साधारण गुमशुदगी का केस है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि ये घर लोगों को मारता नहीं या उन्हें चुनता है। अगले पन्ने पर और भयानक बातें लिखी थी। 1991 में जमीन पर एक कुआं था। कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर। फिर एक रात पूरा परिवार गायब हो गया। गांव वाले ने सोचा कि ये तो ही चले गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि घर के सारे लोग उसी कुएं के अंदर मृत मिले थे। इंस्पेक्टर ने जांच शुरू की, लेकिन जांच के दौरान उसे हर बार एक ही सपना आने लगा। एक काला आदमी बिना चेहरे वाला, जो हर रात उससे सिर्फ एक बात कहता, मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो मैं असफल हो गया हूँ। और अब वो पहले से ज्यादा मजबूत है। वो लोगों को मारता नहीं है, वो उनकी जगह ले लेता है। विवेक का दिल अब तेजी से धड़कने लगा और उसी समय ऊपर कहीं से बहुत जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने कमरा नंबर काला का दरवाजा तोड़ दिया हो। धड़ाम, पूरा तहखाना काट गया और फिर अंधेरे में एक आवाज घुस, और इस बार बिल्कुल साफ, विवेक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह आवाज इंसान की तो नहीं लग रही थी, और सबसे डरावनी बात, ये आवाज विवेक की खुद की थी। टॉर्च की रोशनी अब नापने लगी थी और अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। वो कुछ ज्यादा ही लंबी, असामान्य रूप से लंबी। उसका चेहरा बिल्कुल ही रेत जैसा, लेकिन आंखें पूरी तरह से काली। वो मुस्कुरा रहा था। 7 लोग तो मुझसे बच गए, लेकिन 8वां नहीं बचेगा। विवेक पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि जिस रास्ते से वो नीचे आ रहा था, वो सीढ़ियां गायब हो चुकी हैं। अब बचा तो सिर्फ एक ठोस दीवार। पहली बार विवेक को महसूस हुआ कि वो किसी ऐसी चीज से लड़ रहा है जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। विवेक की टॉर्च कांप रही थी। उसके सामने खड़ा हुआ आदमी, जिसका चेहरा बिल्कुल विवेक जैसा था, वही आंखें, वही बाल, वही मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों के अंदर कोई सफेदी नहीं थी। पूरा काला अंधेरा, जैसे 2 गहरे कुएं। तुम कौन हो? विवेक ने पूछा। आदमी मुस्कुराया। यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, विवेक। विवेक पीछे हट गया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो डर गया था, लेकिन था तो वो अभी भी एक जासूस ही। उसने एक बात नोटिस की कि उस आदमी के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो कुछ सेंटीमीटर ऊपर तैर रहे थे। तुम एक भूत हो? नहीं, एक दानव। तुम हो क्या? विवेक ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, विवेक? तुम इतनी आसानी से मुझे कैसे भूल सकते हो? विवेक कुछ नहीं समझ पाया। मैं उन सभी लोगों की याद हूँ जिन्हें इस जगह ने निगल लिया है, विवेक। कमरे की दीवारें अचानक से हिलने लगी, जैसे पूरा तहखाना सांस ले रहा हो। और तभी दीवारों से चेहरे निकलने लगे, दर्जनों चेहरे, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ बच्चे। और उनमें से एक चेहरा था उसी लड़के का जिसकी तस्वीर लेकर बूढ़ा आदमी विवेक के पास आया था। उसकी आंखों में आंसू थे। भाग जाओ यहाँ से, विवेक, उसने फुसफुसा कर कहा। और अगले ही पल सारे चेहरे दीवार में वापस समा चुके थे। विवेक का गला पूरी तरह से सूख गया था। अब उसे समझ आ रहा था कि गायब हुए लोग मरे नहीं थे, किसी तरह से वे अभी भी थे, लेकिन कैसे? तभी नकली विवेक ने कहा, तुम गलत दिशा में सोच रहे हो, विवेक। ये जगह लोगों को खाती नहीं, बल्कि उन्हें कैद कर लेती है। अचानक से पूरे कमरे का दृश्य बदल गया। विवेक को जैसे लगा कि वो किसी और समय में पहुंच गया हो। उसके सामने वही जमीन थी, लेकिन अब वहाँ मकान नहीं था।
सिर्फ एक पुराना कुआं और उसके आसपास खड़े गांव वाले। साल 1991। विवेक समझ चुका था कि वह अब अतीत को देख रहा है। एक छोटी सी लड़की कुएं के पास खेल रही थी। अचानक उसका पैर फिसला, वो कुएं में गिर गई। गांव वाले दौड़े, लेकिन जब तक वे पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। लड़की मर चुकी थी। उस लड़की का नाम था मीरा। लेकिन ये कहानी यही नहीं खत्म हुई। मीरा की माँ पागल हो चुकी थी। उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया और फिर रात मीरा की माँ भी उसे कुएं में कूद गई और मरने से पहले उसने एक श्राप दिया, जिस तरह से मेरी बेटी मुझसे छीनी गई उसी तरह ये जगह कभी किसी को जाने नहीं देगी। अचानक से विवेक वापस तहखाने में था, लेकिन अब उसे सच्चाई का सिर्फ आधा हिस्सा पता था। यह यह एक श्राप है? उसने पूछा। नकली विवेक हंस पड़ा, इतनी जोर से कि मानो पूरा कमरा कांप गया हो। तुम्हें क्या लगता है विवेक, यह इतना आसान है? अगर यह इतना आसान होता तो बहुत लोग इसे पहले ही खत्म कर चुके होते। उसने अपनी उंगली उठाई और अचानक से जमीन फट गई। नीचे था क्या? एक और तहखाना, पहले वाले से और भी ज्यादा गहरा। और वहां जो था उसे देखकर विवेक का खून जम गया। सैकड़ों लोग, सैकड़ों, वे सभी खड़े थे, बिल्कुल स्थिर, जैसे मानो मोम की मूर्तियां हों, लेकिन उनकी आंखें खुली थी। वे जिंदा थे। गायब हुए सारे लोग 1991 से लेकर आज तक सभी वहीं थे, समय से बाहर। ना बूढ़े हुए ना मरे, बस फंसे हुए। विवेक ने उस लड़के को भी देखा। वो अभी भी 20 साल का ही दिख रहा था। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। तभी लड़के ने धीरे से कहा, हमें हमें बचा लो विवेक, प्लीज हमें बचा लो। और तभी विवेक को असली से समझ आया। ये जगह कोई भूतिया जगह नहीं थी। यह जगह थी एक जाल, एक ऐसा जाल जो इंसानों को कैद कर कर खुद को जीवित रखती है। और हर साल उसे एक नए रक्षक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब रक्षक कमजोर पड़ जाता है। और अब नकली विवेक बोला, तुम्हारी बारी है विवेक, तुम बनोगे हमारे इस कमरे के रक्षक। और हजारों आवाजें गूंजने लगी, रक्षक, 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 रक्षक। विवेक घुटनों पर गिर चुका था। उसका सिर फटने वाला था। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी यादें चुरा ली। उसका बचपन, उसका परिवार, उसकी पहली नौकरी। और फिर धीरे धीरे सब गायब हुआ। उसे अपना नाम तक नहीं याद रहा। तभी उसे अपने जेब में कुछ महसूस हुआ। वही डायरी, इंस्पेक्टर रघुवीर की डायरी। अचानक उसे आखिरी पन्ना याद आया। एक लाइन जो उसने पहले नहीं पढ़ी थी, अगर तुम यहाँ पहुंच गए हो तो उससे हारना मत, उसे भूखा छोड़ दो। विवेक की आंखें फैल गई। यही एक समाधान था। वह चीज लोगों की यादों और डर पर जिंदा थी। अगर कोई उससे डरे ही नहीं तो वह कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन यह करना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि उसके सामने बड़ी भयावता खड़ी थी। उसका अपना चेहरा, उसकी अपनी आवाज और उसका अपना अंधेरा।